हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से 2364 पदों पर निकली उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती के बारे में, जिसमें कि आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो निम्नलिखित पद रहने वाले हैं वह रहने वाले हैं चौकीदार, स्वच्छक और यहाँ पे आप सभी का एक पद और रहने वाला है परिचारक का। साथियों, 3 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 के बीच में इसके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और इन फॉर्मों के आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि नज़दीक आ चुकी है। अभी भी ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा यह फॉर्म नहीं भरा गया है या फॉर्म के रिगार्डिंग उनकी अभी बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानियां अगर मैं बात कहूँ तो वो निम्न प्रकार से रहने वाली हैं। पहली परेशानी जो रहने वाली है वह है आपकी रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की। उसके बाद सबसे बड़ी जो आप सबकी परेशानी रहने वाली है वह रहने वाली है आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, यानी स्टेप टू स्टेप आप किस प्रकार इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप सभी को पता नहीं है। तो इसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस फॉर्म को भरने के रिगार्डिंग, साथ ही साथ रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आप किस प्रकार आवेदन कर पाएंगे और अभी तक इसमें कुल कितने आवेदन हो चुके हैं, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूं। इससे पूर्व कुछ दिन पूर्व मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें कि लगभग आज से 2 या 3 दिन पूर्व मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें अभी तक 40,000 से अधिक आवेदन हो चुके थे। अब आप सभी देख पाएंगे कि वर्तमान समय में लगभग 2 से 3 दिन के अंदर में अभी 10,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका यह फॉर्म भरते इनमें आवेदन जो अभी तक हो चुके हैं लगभग 50,000 का आंकड़ा छूने वाला है। फिर भी मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया गया है या वे सोच रहे होंगे कि इसमें आवेदन किए जाने की डेट एक्सटेंडेड होगी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसलिए आप सभी समय रहते इन फॉर्म को भर लीजिए और आगे चलकर जो भी आप सभी को परेशानी आ रही है उन सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताते हुए आपका परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी अपने इस डैशबोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल मेन्यू दिखा रखा है। जब रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आप जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप अपने प्रोफाइल एंट्री में जाते हैं, मैं यह जो स्टेप बता रहा हूँ ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अपना आवेदन, यानी मैं कह सकता हूँ जिन्होंने अपना रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, यानी पंजीकरण जिनका हो चुका है और वे अपने पंजीकरण कर दिया है, या मैं उसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एडिट करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके द्वारा कोई भी डिटेल्स हो, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स हो, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर हो, चाहे अपनी और फिजिकल डिटेल हो, कोई भी डिटेल्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना हो, या कोई आपके पास जो प्रेफरेंस हो, यानी आप मान सकते हैं कि आपके पास किस तरीके की जॉब दिखाई जाए, उन सभी चीज़ों को इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि इसमें आप किस प्रकार से कदम करेंगे, इन सभी बातों को मैं इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जब आप रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जाएंगे उसके बाद अपना प्रोफाइल एंट्री में जाना है। प्रोफाइल एंट्री में जा कर के आपने अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप अपना पर्सनल वाले ऑप्शन में जा कर के चेंज कर सकते हैं। इसमें आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भरना होगा। साथ ही साथ आपने अगर कोई रिजर्वेशन, यानी आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, या आप एससी एसटी ओबीसी, या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें जा कर के इस सब चीज़ लगा सकते हैं। वहीं मैं अगर बात कहूँ कि अगर आपके पास आपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर लगा रखा है और आपके पास वर्तमान समय में वो नंबर नहीं है और आपने नंबर एडिट करना है, तो आप दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कॉन्टैक्ट वाला, उसमें जा कर के उससे भी चेंज कर सकते हैं।
वहीं आपकी जो फिजिकल क्राइटेरिया है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो फिजिकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें कि आप अपनी हाइट, वेट, साथ ही साथ यदि आपको चश्मा लगा हुआ है, यानी आप अगर गॉगल्स यूज करते हैं या आपके नज़रों का चश्मा आपको लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल्स भर सकते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही है, वह आ रही है अपनी एजुकेशनल डिटेल भरने में। यानी अगर क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इसमें फॉर्म वही अब लोग अप्लाई कर पाएँगे जिनके पास अपना 8वीं का रिज़ल्ट होगा। यानी आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि बिलो द एसएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार से इसमें आवेदन कर पाएँगे, इस सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपने यदि आपने अपनी बिलो द एसएससी क्वालिफ़िकेशन इसमें ऐड करनी है, तो आप एजुकेशन वाले ऑप्शन में जा कर के इसमें आगे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं। वे सभी बातों को भी मैंने इस वीडियो में बताना है और आप इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। अगर आपने इस और ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में आपको चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने पूरा स्टेप टू स्टेप बता रखा है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसे भी आप किस प्रकार से उसमें दूर कर पाएँगे, उन सभी बातों को भी मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। तो एजुकेशनल डिटेल्स भरते समय आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो आपने यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपने इसमें ग्रेजुएशन नहीं लगाना है। इसमें आपने केवल एजुकेशनल डिटेल्स में अपना बिलो द एसएससी वाला, यानी मैं कह सकता हूँ कक्षा 9 से नीचे का स्तर को यहाँ पर चूज़ करना है। अगर आप उसे चूज़ नहीं करेंगे, तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने आप सभी को पहले ही इस चीज़ को बता देना है। बाद में ये मत कहिएगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ये क्यों हुआ? उसके बाद यहाँ पे आपसे अदर लैंग्वेज की डिटेल्स पूछी जाएगी कि आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती हैं। यदि आपके पास किसी फैक्ट्री या कहीं पर भी आपके पास कार्य करने का या ड्राइविंग का या कहीं पे आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, उसका सर्टिफ़िकेट आपको मिला हुआ हो, तो उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस वाले पोर्टल में जा कर के। वहीं अंत में जो आपका आता है यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला जो ये ऑप्शन दिया गया है, यह ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आपके द्वारा अभी तक जितने भी स्टेप टू स्टेप जो चीज़ें फ़िल की गई हैं, वे सारी चीज़ें आपको या वे सारे जो आपके द्वारा भरी गई जो जानकारियाँ हैं, इसमें आपको दिखाएगा कि आपने क्या फ़िल किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। अगर आप सहमत होंगे तो आप लास्ट में उसमें सेव करके आगे प्रोसीड कर पाएँगे। ठीक है साथियों? वहीं अगर मैं बात कहूँ कि अगर आपका पूरा ये चीज़ हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर आवेदन करना है, तो आपने जब आप क्रोम पे या अपने कोई भी गूगल ब्राउज़र पे जब आप रोज़गार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड लिखेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। जब आपको ये डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, तो आपने यहाँ पर जो आपके पास 3 यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं, इन पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड टॉप में ये आपको यहाँ पर 3 डॉट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जब आप 3 डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या मतलब आपको यहाँ पर जॉब सीकर का जो ऑप्शन होगा उसे आपने क्लिक कर देना है। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप आगे चल कर के अपना नया रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। जो मैं बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया गया है या आपको पंजीकरण करवाने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। अगर जानकारी आपको समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आगे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप सभी का कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें कि आपने अपनी यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए एक निम्न जानकारियाँ भरनी होती हैं। सबसे पहले जब आपने जॉब सीकर वाला यहाँ पर ऑप्शन को चूज किया होगा, तो उसके बाद आपने यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है, आर यू ऑलरेडी मतलब आपने अभी तक किसी भी जो रोजगार पंजीकरण, यानी मैं कह सकता हूँ सेवा योजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। तो आपने यहाँ पर यस क्लिक करना है।
अब यस जो क्लिक करेंगे, वे कौन-कौन से अभ्यर्थी करेंगे, इसको भी आपने समझ लेना है, क्योंकि आप सभी को सबसे पहले यह भी ध्यान रखना है कि आप तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा, जब आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना भी अनिवार्य होता है। अब एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपने क्या करना है, अपने नज़दीकी जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जिन्हें कि हम सीएससी सेंटर्स कहते हैं, उनके पास जाकर के अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है। 1 से 2 दिन के भीतर में लगभग आपका ये एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसके बाद ही आप इसमें आगे की प्रक्रिया को कर पाएँगे। क्योंकि क्योंकि यहाँ बस पहला ही जो आपसे पूछा गया है या आपने जो एंटर करना है, इसमें साफ-साफ पूछा गया है कि आपके द्वारा किसी उत्तराखंड राज्य के किसी भी ज़िले में सेवायोजन कार्यालय रजिस्ट्रेशन किया गया है या नहीं किया गया है। तो आपने यस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना यहाँ पर नाम भरना है, उसके बाद आपने यहाँ पर लास्ट नेम भरना है। मिडिल नेम उनको भरना है जो मिडिल नेम यूज़ करते हैं। यानी मैं बता दूँ कि ऐसा कभी-कभी होता है कि कई लोग ऐसे नाम भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए एक एक्स वाई जेड नाम कोई भी ले लेते हैं हम, या मान लीजिए कि रामदत्त कपकोटी, ऐसा मान के चलिए कोई नाम है। तो उसमें जो आपका यहाँ पे क्या होगा, राम जो हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम आपका दत्त हो जाएगा और कपकोटी आपकी लास्ट नेम में एंटर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें आपकी जो सिम लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर ओटीपी आती है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, उस नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर जब आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपने अपनी जो वैलिड ईमेल है, आपके फ़ोन में जो ईमेल बनी है, उस ईमेल को भी इसमें एंटर करना है। जब ईमेल को एंटर करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना जेंडर डालना है, और जेंडर डालने के बाद आपने क्या करना है, आगे चल कर के आपने अपना यूज़र आईडी डालनी है, और यूज़र आईडी आपका नाम हो जाएगी। यानी मान लीजिए आपका नाम राम है, तो राम, आपकी कास्ट जो भी है, आप मान लीजिए एक्स वाई जेड आपकी कोई कास्ट है, ये आपका नाम, और उसकी आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूज़र आईडी आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड भी डालना है। पासवर्ड जो आपको लगता है वो आप पासवर्ड डालिए, और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो मैंने बताया है वो है कि जो सेवा योजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो उसके सबसे टॉप में आपका एम्प्लॉयमेंट आईडी दी होगी, लगभग 11 से 13 नंबर की ये आईडी होती है। उसे आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जिस भी सेवायोजन कार्यालय से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो वहाँ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के जो यहाँ पर ऑफिस है, उसका नाम भी यहाँ पर डाल देना है। ऑलरेडी यहाँ पर दिया होता है, आपने बस सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपका वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद आपने जो उसमें डेट दी होती है, टिल डेट, वो भी इसमें डालनी होती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा जो आपके पास सामने दिख रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, और फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपको एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को जब एंटर करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर जा कर के आप तभी जा कर के जो भी उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, उन सभी वैकेंसीज़ के लिए आप आवेदन कर पाएँगे। और एक चीज़ को आपको मैं ये बता दूँ कि किस प्रकार से आपने अपना कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आपको नोट्स भी दिए गए हैं। इनको पढ़ कर के भी आप अपना यहाँ पर पासवर्ड या अपना यूज़र नाम किस प्रकार से आपको डालना है, उन सभी बातों को भी इसमें जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब आपकी आईडी बन जाएगी, जब आपकी पूरी आईडी बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पर जो आपके द्वारा अपना यहाँ पे जो आपके द्वारा यूज़र आईडी डाली गई थी, और साथ ही साथ जो आपके द्वारा पासवर्ड डाला गया था, और कैप्चा कोड भरने के बाद आप अपना क्या करेंगे, सबमिट करने के बाद सीधा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी आप सभी को बता दूँ, क्योंकि ये फॉर्म भरना बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इस पर पूरी एक विस्तृत वीडियो बना रखी है।
उसमें आपको स्टार्टिंग जहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के स्टेप टू स्टेप आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है, वो सारी प्रोसेस उसमें मैंने बताई हुई है अपने इस फ़ोन में, या आपने आपके डिस्प्ले में वो सारी प्रोसेस उसमें आएगी। सेम टू सेम आपने प्रोसेस वो करनी है, जिसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और उसके बाद मैंने वो भी बता रखा है कि आप किस प्रकार से पता कर लगा पाएंगे कि आपका फॉर्म भरा गया है या सेव हुआ है नहीं हुआ है, वो भी आप सभी को उसमें पता लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं जो कि सबसे मेन जो हमारा इस वीडियो का मकसद रहने वाला है, वह यह रहने वाला है कि बहुत से अभ्यर्थी बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, या ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, केवल ये वैकेंसी बस देखने के लिए आ रखी है लेकिन भरी नहीं जा रही है। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि आप सभी देखिए यहाँ पर कितने पद आए हुए हैं और कितने सारे अभ्यर्थियों यानी कितने लोगों ने यहाँ पर अभी तक आवेदन कर दिया है, क्योंकि 6,000 का आंकड़ा भी यहाँ पहुँचने वाला है आवेदकों का। सबसे पहले जो आपके पास ज़िले रहने वाला है, वह रहने वाला है उत्तरकाशी जनपद, जिसमें कि 5,459 लोगों ने अभी तक आज के दिन तक आवेदन कर दिया है। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी तब तक ये आंकड़ा 6,000 भी पहुँच सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। उसके बाद जो आपके पास दूसरा जिला रहने वाला है, वह रहने वाला है रुद्रप्रयाग जनपद, जहाँ पर कि 2,500 अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग आंकड़ा पहुँचने वाला है। वहीं अगर मैं बात कहूँ, आप सभी को मैं यह भी बता देता हूँ कि कई अभ्यर्थी यह भी कह रहे थे सर कि कितनी वैकेंसीज हमारे ज़िले में आई हुई हैं, उसे भी आप बताते हुए चलिए। तो मैं आप सभी को बता दूँ, जो उत्तरकाशी में कुल 135 पद हैं स्वच्छक, परिचारक और चौकीदार के। चौकीदार और स्वच्छक के पद एक ही रहने वाला है, जबकि परिचारक का अलग पद रहने वाला है। लगभग 135 अभ्यर्थियों, मतलब याद नहीं कह सकता हूँ मैं, कि 135 पदों के लिए लगभग यहाँ पर 5,500 आवेदन अभी तक हो चुके हैं उत्तरकाशी जनपद में। वहीं अगर मैं बात कहूँ, जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद है, वहाँ पर 106 वैकेंसियाँ हैं, जिसके लेके लगभग 2,500 आवेदन अब पहुँचने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात कहूँ, जो अगला जनपद रहेगा आपका टिहरी गढ़वाल जनपद, जहाँ पर कि अच्छे पद हैं, 268 पद यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनके लिए अभी तक 4,680 लगभग मैं कह सकता हूँ कि 4,500 या 5,000 करीब आवेदन पहुँचने वाले हैं। उसके बाद जो अगला जनपद आप सबके लिए रहने वाला है, वह रहने वाला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जनपद में भी लगभग 3,3500 लगभग आवेदन हो चुके हैं 182 पदों के लिए। 182 पद रहने वाले हैं, और जिसके लिए अभी तक 3,417 आवेदन अब तक हो चुके हैं। पांचवा जनपद जो आप सबके लिए रहने वाला है, वह रहने वाला है पिथौरागढ़ जनपद। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि सर्वाधिक जो आपको यहाँ पर आवेदकों के द्वारा आवेदन किए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो आवेदन किए गए हैं पिथौरागढ़ जनपद में, और उसके बाद जो आवेदन हो रखे हैं वो हो रखे हैं उत्तरकाशी जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में 197 पद हैं, जहां पर कि लगभग 56 या 5700 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन हो चुके हैं। वहीं अगर मैं बात कहूँ, उत्तरकाशी में लगभग 135 पदों के लिए 5400 या 5500 करीब आवेदन पहुंच चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ, जो अगला छठे नंबर का आपका जिला रहने वाला है, वह रहने वाला है पौड़ी गढ़वाल जनपद। पौड़ी गढ़वाल जनपद में आप सभी को मैं बता दूं कि लगभग 340 पद हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो पद हैं वो पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, 340 पद, जिसमें कि 4,274 लोगों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। ये उन सभी के लिए बहुत अच्छा नंबर रहने वाला है, जो अभ्यर्थी बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे द्वारा ये क्या बोलते हैं आवेदन नहीं हो रहा है। उन सभी अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि अगर आवेदन नहीं हो रहे होते तो 4,000, 5,000, 6,000 का जो आंकड़ा यहाँ पर आवेदकों का जा रहा है, ये नहीं जा रहा होता। ये केवल ऐसा हो रहा है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल की जो वेबसाइट है, उसमें बहुत बार ग्लिच आता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्लो चलने के कारण उसमें क्या होता है कि आवेदकों को आवेदन करने में दिक्कत होती है, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन आवेदन हो रहे हैं तभी जाकर के इतना लंबा नंबर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा आवेदकों का। उसके बाद जो अगला 7वें नंबर का जनपद रहने वाला है, वह रहने वाला है नैनीताल जनपद। नैनीताल जनपद में 208 पद रहने वाले हैं, और इसमें अभी तक लगभग 3,286 आवेदकों ने आवेदन कर दिया है।
अगला जनपद जो रहने वाला है वह रहने वाला है हरिद्वार जनपद। हरिद्वार जनपद में 91 पद हैं, जिसमें कि अभी तक लगभग 2600 अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रतिदिन लगभग 1000, या मैं कह सकता हूँ कहीं कहीं जनपद में 1000 और कहीं कहीं जनपद में यहाँ पर 500 आवेदन प्रतिदिन हो रहे हैं। इस चीज़ को भी आप सभी को ध्यान में रखना है। 9वां जनपद जो आप सभी के लिए रहने वाला है वह रहने वाला है देहरादून जनपद। देहरादून जनपद में 195 पद रहने वाले हैं। 195 पोस्टों पर ये वैकेंसी आई हुई है और इनमें अभी तक 2100 आवेदन हो चुके हैं। लगभग 2100 आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं। वहीं अगर मैं बात कहूँ जो अगला जनपद आप सबके लिए रहने वाला है वह रहने वाला है चंपावत जनपद। साथियों, चंपावत जनपद में भी 120 पदों के लिए लगभग 2200 लगभग 2300 2300 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन अभी तक हो चुके हैं। और इन आवेदनों के जो कुल कितने पदों के लिए आवेदन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 120 पदों के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं 11वें नंबर के ज़िले में, जो कि रहने वाला है चमोली जनपद। चमोली जनपद में लगभग 179 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 4549 अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन हो चुके हैं। अगला जनपद जो आप सबके लिए रहने वाला है वह रहने वाला है अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा में भी अच्छे खासे पद यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। 254 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। 254 वैकेंसी के लिए लगभग 4300 अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन हो चुके हैं। साथियों, अंतिम जनपद जो हमारा रहने वाला है वह रहने वाला है बागेश्वर जनपद। बागेश्वर जनपद में लगभग 89 पदों के लिए आवेदन हो रहे हैं और जिसमें कि अभी तक लगभग 2500 अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आवेदन भी हो चुके हैं। साथियों, उसके साथ साथ अभी भी वर्तमान समय में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर और भी वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिनके बारे में भी मैंने आप सभी को पहले ही वीडियोज में बता रखा है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में मैं आप सबको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर जो हमारा ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड है उसमें भी लगभग यहाँ पर 95 पदों के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि बहुत नज़दीक लगभग 4 मार्च 2026 रहने वाली है। वहीं यहाँ पर जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है उसमें भी आपके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि 25,000 रुपये आपका वेतन रहने वाला है। ऊपर जो आपकी वैकेंसी रहेगी उसमें भी आपका लगभग 40,000 रुपये प्रति माह वेतन रहने वाला है। वहीं कुछ वैकेंसियाँ स्वीपर और ड्राइवर के लिए भी आई हुई हैं, जिनमें कि आपके जो आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि है वह रहने वाली है आपका क्या, लगभग 4 मार्च के दिन में। वहीं अगर मैं बात कहूँ जो आपके शिक्षा विभाग ग्रुप डी के तहत स्वच्छक, परिचारक और चौकीदार की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें जो आपकी अंतिम तिथि है साथियों ये रहने वाली है 5 मार्च 2026। आज वर्तमान दिन 1 मार्च 2026 तक मैं बता रहा हूँ साथियों कि लगभग ये आंकड़ा जो आपका कुल आवेदनों का पहुँचने वाला है ये पहुँच चुका है आज रात तक। लगभग 50,000 करीबी आवेदन आपके होने वाले हैं। अगर मैं बात कहूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये 50,000 आवेदन हो चुके हैं, लगभग अभी 4 से 5 दिन के भीतर में ये 10,000 आवेदन तो मिनिमम इसमें भी और होने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 55 से 60,000 आवेदन जो है इन पदों के लिए यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद इसमें चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो इसमें नियोक्ता कंपनी है, जिस कंपनी को इन वैकेंसीज को भरने के लिए टेंडर मिल रखा है, उसका नाम है मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से आगे को बढ़ाया जाएगा, इन बातों को भी बताया जाएगा। वहीं मैं अगर बात कर दूं, इसमें जो आपका वेतन रहने वाला है वह रहने वाला है 15,000 रुपये प्रति माह। इसमें आपका वेतन रहने वाला है। और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो आप सभी का इसमें सिलेक्शन, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन इसमें होना है वो किस प्रकार से होना है, ये किस प्रकार होगा, इस बात को भी कई अभ्यर्थी पूछते हैं बार बार हर वीडियो में। तो साथियों, इसमें जो आयोजक कंपनी है या मैं बोल सकता हूँ नियोक्ता कंपनी है, इसके द्वारा अभी ऐसा कोई भी बातें नहीं गई हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होना है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये वैकेंसीज आई हुई थी तो उस समय भी बार बार यही बात को कहा गया था और अखबार के माध्यम से भी ये जानकारी मिल रही थी कि जो इसमें आपका चयन होने वाला है वो होने वाला है
सर्वप्रथम तो आपका होने वाला है इसमें स्थानीय लोगों को इसमें वरीयता मिलने वाली है। स्थानीय लोगों को इसमें वरीयता मिलेगी। अब स्थानीय लोगों को भी किसको इसमें वरीयता मिलेगी, सबसे प्रथम मैं बता दूं कि इसमें पहले बात यह भी कही गई थी कि अगर मान लीजिए कोई विद्यालय आपकी ज़मीन में है, यानी आपने उस विद्यालय के लिए आपके घर वालों ने या आपके दादाजी लोगों ने ज़मीन दान दी है, तो उन्हें भी इसमें भूमि दान वालों को भी इसमें वरीयता मिलने वाली है। उसके बाद इसमें हर कैटेगरी में, क्योंकि जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो 100 वैकेंसियों में सीधे-सीधे यहाँ पर चयन प्रक्रिया नहीं होने वाली है। इसमें चयन के लिए भी, क्योंकि अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ इसमें पद रखे गए हैं। हर कैटेगरी में अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से पद रहने वाले हैं, और किसी स्कूल में पद आए आए हुए हैं और किसी में नहीं आए हुए हैं। तो ये भी उसमें बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में जितने स्कूल्स हैं सरकारी, वहाँ पर ये पद आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पद आपके स्कूल्स में, वहीं आपके जो सरकारी कार्यालय हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उन कार्यालयों में, इनमें ये सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें कोई भी अगर नई जानकारी मिलती है चयन प्रक्रिया से संबंधित या इस भर्ती के रिगार्डिंग, उन सभी बातों को मैं अपनी अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों को फॉर्म को भरने में दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सभी, चाहे वो रोजगार प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से का संबंधित हो, चाहे वो इस फॉर्म को भरने से संबंधित हो, या जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट निकली हुई हैं उनकी पीडीएफ से संबंधित हो, उन सभी वीडियोज़ को मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक ऐड कर दूंगा। वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में निकलने वाली सभी, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से भरी जाने वाली आउटसोर्स या संविदा नौकरियां हों, उन सभी की जानकारी दी जाती है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा।